हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील उपाध्याय मिनी अटेम्प्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि पीडियाट्रिक नर्सिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें आज मैं नंबर 7 का टॉपिक लेकर के आया हूं और वो टॉपिक है पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। तो सबसे पहले पाइलोरिक स्टेनोसिस है क्या चीज़ ये समझेंगे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इज डिफाइंड एज नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि सिकुड़ जाना या रुकावट हो जाना किसकी लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक का जो लोअर पोर्शन होता है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना और नैरोइंग हो जाना, वो क्या कहलाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। जिसके कारण क्या होता है, जो फूड है, जो खाना है, उसका जो मूविंग है, पैसेज वे है, वो क्या होता है रुक जाता है। ठीक है, स्टमक से लेकर के इंटेस्टाइन के लिए। तो हमने क्या डेफिनेशन समझी पाइलोरिक स्टेनोसिस की कि पाइलोरिक स्टेनोसिस इज ए डिफाइंड एज नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक में कौन सा पाइलोरिक रीजन। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पाइलोरिक स्टेनोसिस की। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? नैरोइंग एंड obstruction of the स्टमक में कौन सा पाइलोरिक रीजन। पाइलोरिक जो पार्ट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना या नैरोइंग हो जाना क्या कहलाता है? पाइलोरिक स्टेनोसिस कहलाता है। तो इसको हम समझ सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। तो आप इसको एक बार डायग्राम को समझिए। ये स्टमक 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कार्डिक जो कि ईसोफेगस जहां पर जुड़ता है, दूसरा फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक रीजन। तो पाइलोरिक रीजन में ये एंट्रम और ये क्या है कैनाल। तो ये जो एरिया है पाइलोरिक का, ये जो एरिया है ये क्या है, ये सिकुड़ जाता है या इसका जो पैसवे है, रास्ता है, वो कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर जब फूड आ रहा है और ये यहाँ से ये इंटेस्टाइन का पार्ट जुड़ा हुआ है, कौन सा पार्ट है? ड्यूडिनम। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट है ड्यूडिनम, वो जुड़ा हुआ है पाइलोरिक रीजन से। तो यहाँ पर जब ये रास्ता में रुकावट आ जाएगी तो इस रुकावट को हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, तो ये क्या कहलाती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है उसमें क्या है, जो मूविंग फूड का मूविंग है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता है स्टमक से, तो इसको हम पाइलोरिक स्टेनोसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम कॉजेज की कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के कॉज क्या है। तो जो पाइलोरिक स्टेनोसिस जो एबनॉर्मलिटी है वो लगभग जो लाइव बर्थ होते हैं उसमें 5000 to 1000 में लगभग एक जो चाइल्ड होता है वो इस एबनॉर्मलिटी के साथ में पैदा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 500 to 1000 में केवल 1 जो एक ऐसी कंडीशन होती है पाइलोरिक स्टेनोसिस की, वो एक बच्चे में पाई जाती है। तो इसके बाद में अब इसकी कॉजेज की बात करेंगे कि कॉजेज ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है। तो कॉजेज ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस जो है वो अननोन है, यानी इसको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इसमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि ये किस कारण से हो सकती है। ये जेनेटिक भी हो सकती है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए कारक हो सकता है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। तो इसके लिए जेनेटिक कारण भी हो सकता है और एनवायरमेंटल भी कारण जिम्मेदार हो सकता है। तो ये बात की थी हमने इसकी कॉजेज की। वैसे इसका जो कॉजेज है वो अननोन है, अभी इसका कंफर्म नहीं पता लग पाया है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का कंफर्मली कारण क्या होता है। और एक चीज और इसमें सबसे मेन समझने वाली है कि इसमें जो ये मोर कॉमन इन बॉयज, यानी जो पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन होती है वो बॉयज में गर्ल्स के मुकाबले ज्यादा कॉमन होती है, यानी ये ज्यादातर बॉयज में पाया जाता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब इसके बाद में हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम बात करते हैं सबसे पहले
a diffuse hypertrophy and hyperplasia of smooth muscles of pyloric sphincter। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वहां पर उस रीजन पर क्या होगा, स्मूथ मसल्स जो है वो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, यानी जिसमें सेल्स का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और हाइपरप्लेसिया क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसके कारण क्या होगा, वहां पर जो रास्ता है स्मूथ मसल्स है उसमें इंक्रीज होगा जब साइज, तो उस वहां पर नैरोइंग हो जाएगी रास्ते की। नैरोइंग ऑफ पाइलोरस विद पार्शियल एंड देन ऑलमोस्ट ऑफ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। यानी इसके कारण क्या होगा कि जो पाइलोरिक रीजन है वो कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगा, या तो कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट या पार्शियल रूप में वो नैरोइंग हो जाएगा। उसके बाद में स्टमक कंटेन्स कैन नॉट फ्लो इजीली थ्रू द कॉन्स्ट्रक्टेड फाइबर्स, और जब वो नैरोइंग हो जाएगा तो वहां से इजीली जो फूड फ्लो है वो रुकता चला जाएगा, और स्टमक से जो पाइलोरिक रीजन है वहां से क्रॉस करता हुआ ड्यूडेनम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके बाद में इन एन अटेम्प्ट टू पुश द फूड फॉरवर्ड थ्रू द ऑब्स्ट्रक्शन बाइग्रस परसिस्टेंस अकर्स। इसका मतलब ये है कि उसके बाद में वो फ्रूट जो है वो आसानी से आगे फॉरवर्ड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पर रुकावट है, इसके कारण वो तेजी से आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। जब वो आगे नहीं जा पाएगा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि यहाँ पर जब ये किसके कारण हाइपरट्रॉफी होगी और हाइपरप्लेसिया होगा, तो इसके कारण ये नैरोइंग हो जाएगा, ये रास्ता सिकुड़ जाएगा, और उसके कारण यहाँ से आगे जो फूड है वो नहीं जा पाएगा। तो जब वो इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर स्टमक से नहीं जा पाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड डायलेटेड स्टमक मस्कुलेचर। जो मस्कुलेचर है वो ये जो बॉडी है स्टमक की वो यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, उससे क्या होगा कि वहां पर डायलेटेड होगा, वो फूलने लग जाएगा पेट, और आगे फूड नहीं जा पाएगा। तो उसके कारण ये स्टमक जो है फोर्सफुली उसको बैक करेगा, यानी वॉमिटिंग आ सकती है, लगातार वॉमिटिंग होगी, और इन्फेंट डेवलप्स डिहाइड्रेशन एंड हाइपोक्लोरोमिक एल्क्लोसिस। और फिर क्या होगा, जब स्टमक से आगे नहीं जा पा रहा है फूड, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि आगे एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वाटर का, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हाइपोक्लोरोमिक एल्क्लोसिस हो जाएगा। यानी जो क्लोराइड है, लो क्लोराइड इनटेक, यानी उसको क्लोराइड कम मिलेगा, तो उसके कारण हाइपोक्लोरोमिक एल्क्लोसिस हो जाएगा। तो ये बात कर रहे थे हम पैथोलॉजी ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस की। अब आगे हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो अब हम बात करेंगे क्लिनिकली फीचर्स। यानी जो पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ में जो पेशेंट आएगा उसमें क्या क्या साइन सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, आगे जब फूड जा ही नहीं रहा, तो क्या होगा, वॉमिटिंग, जैसा अभी हमने बात की थी कि डायलिटेशन होगा और जो खाना है वहीं रुक जाएगा स्टमक में, तो उसके कारण फोर्सफुली वो उसको बाहर फेंकेगा, तो वो क्या होगा, उसको वॉमिटिंग। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले वॉमिटिंग होगी, और ये सिम्टम्स यूजुअली अपीयर बिटवीन 2 to 4 वीक्स ऑफ एज। यानी ये किस पर दिखाई देंगे, 2 से 4 हफ्ते का जब बच्चा हो जाएगा एज पर ये सिम्टम्स आने लगेंगे उसको। और क्या होगा, जो इन्फेंट है, बेबी है, वो ऑलवेज सीम्स टू बी हंग्री, वो हर समय क्या, भूखा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि स्टमक से आगे वो जा ही नहीं रहा है, स्टमक जो इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम पार्ट में पहुंच ही नहीं रहा है, तो एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं हो पाएगी, तो इसलिए वो हर समय हंग्री रहेगा। ये क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेगा, यानी बच्चा हर समय हंग्री रहेगा। और क्या होगा, वेट लॉस, यानी जब उसको एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, उसको फूड नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा, वेट लॉस होगा। और बेबी का क्या होगा, वेट लॉस और फेलियर गेन द वेट, यानी वेट लॉस होगा, वो वेट गेन नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ रुकेगी वहीं की वहीं। और उसके बाद में क्या होगा भाई, जब फूड नहीं जा पा रहा है, तो हमने जैसे कि आपको बताया था डिहाइड्रेशन, क्या होगा, डिहाइड्रेशन।
इसके बाद डिहाइड्रेशन होगा और क्या मिलेगा, फेवर ऑफ बोवल मूवमेंट्स, यानी बोवल मूवमेंट्स कम हो जाएंगे। तो ये क्लिनिकल फीचर्स में हमें देख साइन और सिम्टम्स बच्चे में देखने को मिलेंगे। इसके बाद में अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, यानी किस तरीके से पता लगाया जा सकता है कि उसको पाइलोरिक स्टेनोसिस है। तो अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे, तो उसमें हम वेरियम स्टडी करेंगे और एक्सरे लेंगे, वेरियम स्टडी ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो वेरियम स्टडी ऑफ अपर GI एंड एक्सरे। तो इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या है, GIT एंड USGF। और क्या करेंगे, एक्सरे की USG एब्डोमेन। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट, यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का मैनेजमेंट क्या है। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इज ट्रीटेड एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड, यानी उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका जो ऑपरेशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरोमायोटोमी। पाइलोरोमायोटोमी 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 को दूसरे नाम से भी जाना जाता है फ्रीडिट रेमिस्टेड सर्जरी। तो पाइलोमायोटोमी और फ्रीडिट रेमिस्टेड सर्जरी जो है वो दोनों तरीके से हो सकती है, ओपन भी हो सकती है और लेप्रोस्कोपिक भी की जा सकती है। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ, जो सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस का। अब हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम बार बार इन्फेंट जो है बेबी उसका रिकॉर्ड रखेंगे, वाइटल साइन ऑफ इन्फेंट्स कंटिन्यू लेते रहेंगे। और दूसरा, नोट द रिकॉर्ड्स माउथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वॉमिट्स एंड स्टूल, यानी कि जो वो वॉमिट कर रहा है और स्टूल कितनी बार कर रहा है उन सबका रिकॉर्ड हम जब नोट करके रखेंगे। तीसरी चीज, स्टॉप ओरल फीडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रावीनस फ्लूइड एंड पल्सेस, यानी हम उसको जो ओरली निल ओरली रखेंगे और उसको केवल इंट्रावीनस ही हम देंगे, उसको आईवी फ्लूइड चलाएंगे। उसके बाद में और सबसे मेन चीज जो हमें ध्यान करने की होती है उसकी पोजीशन हम रखेंगे सेमी अपराइट पोजीशन, यानी उसे हम किस पोजीशन में रखेंगे, सेमी अपराइट पोजीशन।
यानी एक तो हम उसको सेमी अपराइट पोजीशन में रखेंगे, वाइटल साइन लेंगे, कंटिन्यू वाइटल साइन लेंगे और नील ओरली ओनली आईवी फ्लूइड्स लेंगे उसको और नील ओरली रखेंगे और हम मेंटेन करके चार्ट मेंटेन करेंगे, इनटेक और आउटपुट चार्ट। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में, यानी ऑपरेशन से पहले किन किन चीजों का हमें ध्यान रखा होगा। एक तो पोजीशन का, यानी सेमी अपराइट पोजीशन में रखेंगे, उसके वाइटल साइन लेंगे, नील ओरली रखेंगे, आईवी फ्लूइड्स चलाएंगे उसको और इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में हम क्या ध्यान रखेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर यानी सर्जरी के बाद में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे साइन एंड कॉम्प्लिकेशन, यानी वाइटल साइन लेते रहेंगे पोस्ट ऑपरेटिवली और उसको देखते ऑब्जर्व करते रहेंगे और कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है पोस्ट ऑपरेटिवली। और मैनेजमेंट ऑफ पेन, अगर उसको पेन है तो उसका मैनेजमेंट करेंगे, पेन मैनेजमेंट। तो दूसरी चीज उसका पेन मैनेजमेंट ऑफ पेन, अगर उसको पेन है तो उसके लिए एनाल्जेसिक्स देंगे। हम उसको फ्लूइड इनटेक यानी कि एडिक्वेट फ्लूइड देंगे और न्यूट्रिशन देंगे, एडिक्वेट एडिक्वेट फ्लूइड एंड न्यूट्रिशन देंगे। और उसके बाद में हम जो फीडिंग चालू करने से पहले वोवल मूवमेंट्स देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वोवल मूवमेंट्स। तो वोवल साउंड्स ऑब्जर्व करेंगे, अगर वोवल साउंड्स हैं तो उसके बाद में आफ्टर फीडिंग से पहले हम वोवल साउंड्स सुनेंगे, उसके बाद में फीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो और एजुकेशन यानी हम उसके पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, इस बारे में बताएंगे कि उसको पोस्ट ऑपरेटिवली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज हमने बात की थी पाइलोरिक स्टेनोसिस की। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस पर कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप हमारे मिनी अटेम्प्ट चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।